साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के संबंध में। यह प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। अब इसको आगे चर्चा करने से पहले थोड़ा सा जैव विविधता को समझ लेते हैं कि यह जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, होती क्या है। तो जैव विविधता जो है यह जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता है जो प्रजातियों में तथा प्रजातियों के बीच और उनकी जटिल पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को भी सम्मिलित करती है। मतलब जो एक ही प्रकार की प्रजातियां, तो उन प्रजातियों में जो विभिन्न उसके सदस्य होंगे उनमें विभिन्नता पाई जाएगी, और जो डिफरेंट टाइप के प्रजातियां होंगी उनमें डिफरेंस होगा, और जिस पारिस्थितिक तंत्र में वो रहते हैं तो उस पारिस्थितिक तंत्र में भी कई सारी विविधता होती है। तो ये सारी जो विविधताएं होती हैं ये सब मिलकर के जैव विविधता कहलाती हैं। तथा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1980 में E.A. नोर्स एवं I.E. मैकमेनस द्वारा जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। क्योंकि PCS में इस तरह के परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ लेता है ये इकोलॉजी में, तो याद रखिएगा यदि पूछ ले कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो E.A. नोर्स और I.E. मैकमेनस ने। इसके अलावा जो जैव विविधता है यह जैविक विविधता का ही संक्षिप्त रूप है, और जो जैविक विविधता शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था, वाल्टर जी रोजन के द्वारा पहली बार किया गया था। दोनों में डिफरेंस है। जैव विविधता शब्द का इस्तेमाल E.A. नोर्स और I.E. मैकमेनस ने, जबकि जैविक विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजन के द्वारा। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो PCS में पूछता है। अब प्रश्न उठता है, ये कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं कि यह जो दिवस है इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो इस दिवस का उद्देश्य लोगों में जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। क्योंकि क्या है कि यदि कोई भी इकोसिस्टम है या कोई भी क्षेत्र है, यदि उसकी जैव विविधता अधिक होगी तो वो ज़्यादा स्थायित्व वाला होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए जैव विविधता को बढ़ावा देने पर जोर होना चाहिए। अब यदि इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की जो थीम है वह है हमारे समाधान प्रकृति में है। इंग्लिश में देखें तो आवर सोल्यूशंस आर इन ए नेचर। तो यह थीम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आपको क्या कर सकता है, डेट ना पूछ करके थीम ही पूछ लेता है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि यह जो है मनाया कब से जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो 20 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। 22 मई हुआ क्या कि यह जो डेट है आपकी, यह 22 मई को ही क्यों लिया गया, तो 22 मई 1992 को नैरोबी में जैव विविधता पर जो अभिसमय था या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में CBD के नाम से जानते हैं, तो इसके प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इसीलिए चूंकि 22 मई को ही स्वीकार किया गया था, तो इसीलिए 22 मई को महत्ता देने के लिए 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और यहीं पर याद रखिएगा कि जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो कंफ्यूज मत करिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को और जैव विविधता दिवस 21 मई को। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मई चौथा आंदोलन या इंग्लिश में कहें तो मे 4th मूवमेंट। तो यह क्या है, पहली चीज़ याद रखिएगा, यह पूछे कि यह किस देश से संबंधित है, तो यह चाइना से संबंधित है। अब इसके बारे में बात करें तो यह जो है यह 4 मई 1919 को चीन में हुई एक बौद्धिक क्रांति तथा समाजशास्त्री सुधार आंदोलन था। और इसी आंदोलन को, इस बौद्धिक और समाजशास्त्री सुधार आंदोलन को ही चीन में मे 4th मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि आप आखिर में हुआ क्यों। तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि आपका 11 नवंबर 1918 को समाप्त होता है, और प्रारंभ कब होता है, तो यह जुलाई 1914 में प्रारंभ हुआ था और समापन इसका 11 नवंबर 1918 को होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र देशों के मध्य में वारसाई की संधि होती है, या वारसाई की संधि कब होती है, जून 1919 में होती है। चूंकि चीन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों का साथ दिया था। मित्र देश में कौन थे, जिधर ब्रिटेन था, जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका थे, फ्रांस थे, तो ये सब एक तरफ थे। तो चीन ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों का साथ दिया था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि इस बैठक में उसे यदि बराबरी की हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो कम से कम उसकी आवाज़ जो है उस बैठक में सुनी जाएगी। किंतु हुआ गया कि बातचीत के दौरान फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने गुप्त समझौते के तहत चीन की सीमा का कुछ हिस्सा जो है वो जापान को सौंप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 4 मई 1919 को चीन के बीजिंग में छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यह जो
एक तरीके से जो मूवमेंट था, यह एक साम्राज्यवाद विरोधी सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। इसी आंदोलन को मई चौथा आंदोलन या मे 4th मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं वेग 12। तो वेग 12 क्या है? तो सीधे से ये पूछ ले कि वेग 12 क्या है, तो यह क्या है? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन है 12,000 हार्स पावर का। तो इसके बारे में अन्य चीज़ें देखें तो भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हार्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जिसका नाम रखा गया है वैग 12, का परिचालन शुरू कर दिया है। और इस इंजन का जो नंबर दिया गया है वह है 60,027। कितना है? 60,027 नंबर है इसका, और जो नाम दिया गया है वो वैग 12 नाम दिया गया है। तथा इस लोकोमोटिव इंजन का जो निर्माण वो कहाँ पर हुआ है? बिहार के मधेपुरा में जो स्थित इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है वहाँ पर इसको निर्मित किया गया है। तथा यदि इसकी क्षमता की बात करें तो यह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति पर 6,000 टन का भार उठाने में सक्षम है। और इसको बनाया किसने है? तो इस लोकोमोटिव का निर्माण जो है कि निर्माण में 74% और 26% की जो हिस्सेदारी है वो क्रमागत फ्रांसीसी कंपनी एलेस्टाम और भारतीय रेलवे के हिस्सेदारी के बीच में एक संयुक्त उद्यम के रूप में इसका निर्माण किया गया। मतलब 74% की हिस्सेदारी जो है वो फ्रांसीसी कंपनी की है और 26% की जो हिस्सेदारी है वो भारतीय रेलवे की है। तथा इसे भारत में ही निर्मित किया गया है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। और भारतीय रेलवे ने इस लोकोमोटिव का जो परिचालन है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर किया है। इसी के साथ अब जो है भारत स्वदेशी रूप से ज़्यादा हार्स पावर वाला अर्थात मतलब 12,000 हार्स पावर वाले निर्माण करने वाला प्रतिष्ठित क्लब में शामिल होना दुनिया का 6ठा देश बन गया। मतलब ऐसा कारनामा करने वाला दुनिया का यह 6ठा देश है। तथा इसके अलावा पूरी दुनिया में यह पहला मौका है, मतलब भारत पहला ऐसा देश हो गया जब बड़ी रेल लाइन की पटरी पर उच्च हार्स पावर के इंजन का संचालन किया गया है। तो ये जो इंजन है यह भारत में जो बड़ी रेल लाइन की पटरी है उस पर चलाया गया है, जबकि अन्य देशों में जो है इसको जो मीटर गेज होते हैं की लाइन होती है, जो नैनो गेज की लाइन होती है उस पर ही चलाया जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो माल गाड़ियाँ होती हैं जिसमें भारी भरकम वस्तुएँ एक जगह दूसरी जगह ले जाना होता है, तो उनको आसानी से उनको खींचने में और एक तेज़ स्पीड से उनको एक जगह दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं सोनिक बूम की। तो यह सोनिक बूम क्या है और चर्चा में क्यों आया? तो अभी हुआ क्या कि कर्नाटक के बेंगलुरु में 22 मई 2020 को एक सुपरसोनिक प्रोफाइल से युक्त IAF टेस्ट फ्लाइट, मतलब वायुसेना की एक टेस्ट फ्लाइट थी, उससे निकली हुई तेज़ ध्वनि से, जिसे कि सोनिक बूम के रूप में जाना जाता है, ने शहरवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया। क्योंकि इसकी आवाज़ जैसे बम का विस्फोट होता है उस तरीके का विस्फोट हुआ, तो लोग जान नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। बाद में आर्मी ने यह सूचना दी कि यह हमारी एक टेस्ट फ्लाइट थी जिसकी वजह से यह जो सोनिक बूम है वो क्रिएट हो, क्योंकि उसकी हाइट जो है थोड़ी नीचे थी। अब सोनिक बूम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सोनिक बूम क्या होता है कि जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक तेज़ी से, ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ध्वनि की गति जो होती है यदि मीटर पर सेकंड में देखेंगे तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो यह लमसम जो है 1195 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है। तो जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक तेज़ी से हवा के माध्यम से यात्रा करती हुई शॉक वेव्स बनाती है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे सोनिक बूम के रूप में जाना जाता है। होता क्या है कि जब कोई वस्तु इतनी तेज़ी से जाएगी, तो अब जैसे ये विमान है, ये विमान जब आगे बढ़ेगा बहुत तेज़ी से, तो ये इसके पीछे जो जगह खाली होगी उस जगह को भरने के लिए अगल बगल की जो हवा होती है बहुत तेज़ी से वहाँ पर जगह घेरती है। तो इसके वजह से क्या होता है? एक आवाज़ होती है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें शॉक वेव्स क्या होते हैं, तो शॉक वेव, जिसे हिंदी में प्रघाती तरंगे भी कहते हैं, तो यह एक प्रकार के प्रगामी विक्षोभ होते हैं या एक प्रोपोगेटिंग डिस्टर्बेंस होती हैं, जो कि साधारण तरंगों की तरह इनमें भी ऊर्जा होती है और ये भी साधारण तरंगों की तरीके से किसी भी माध्यम में ये ट्रेवल कर सकते हैं। किसी माध्यम मतलब जैसे कि ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा, किसी भी स्टेट में ये ट्रेवल कर सकते हैं। और कई बार क्या होते हैं कि ये कई कंडीशन में ये बिना किसी माध्यम के ही, जैसे कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में भी ये ट्रेवल कर सकते हैं। और इसके अलावा इनकी विशेषता ये होती है कि जब ये किसी माध्यम से ट्रेवल करते हैं तो माध्यम के जो गुण होते हैं उनको बहुत तेज़ी के साथ ये क्या करते हैं? असतत परिवर्तन करते हैं। अर्थात इंग्लिश में कहें तो डिसकंटिन्यूअस
चेंजिंग करते हैं। इसके अलावा ये जो शॉक फील्ड होती है, या कह सकते हैं हिंदी में प्रघाती जो क्षेत्र उत्पन्न ये करते हैं, उस क्षेत्र में जो जो क्षेत्र का जो ताप दाब घनत्व होता है उसमें बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तन होता है, और इनकी जो स्पीड होती है वो नॉर्मल तरंगों से कहीं ज़्यादा होती है। और इस प्रक्रिया के दौरान होता क्या है कि ये जब शॉक वेव्स चलती हैं तो जो सोनिक बूम क्रिएट होता है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा का जो विशाल उत्सर्जन होता है। अब ये जो ऊर्जा का विशाल उत्सर्जन है ये आमतौर पर ध्वनि के रूप में होता है, तो इसीलिए जब ये गुजरती हैं, वैसे तो ये फ्लाइट बहुत ऊपर उड़ती हैं, पर ये कई बार यदि नीचे उड़ती हैं तो ये जो ये एनर्जी होती है वो ध्वनि के रूप में काफ़ी तेज़ी के साथ सुनाई पड़ती है, जिससे कि गरज के समान एक तेज विस्फोट के रूप में हमें सुनाई पड़ता है। और जो ये सोनिक बूम होते हैं ये एक निरंतर ध्वनि है जिसे सुपरसोनिक गति से यात्रा कर रहे विमान द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। मतलब जैसे जैसे विमान जाएगा उसके पीछे एक सोनिक बूम क्रिएट होगा और ये जो है आवाज़ लगातार चलती रहेगी। और सुपरसोनिक गति मतलब कि जब कोई भी वस्तु जो है वो ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा तेज़ चलता है, मतलब जितनी ध्वनि की स्पीड है उससे ज़्यादा तेज़ चलता है तो उसे ही सुपरसोनिक गति कहते हैं। और अगर हाइपरसोनिक की बात करें तो 5 मैक की गति से ऊपर से यदि कोई चलता है तो उसे क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक कहते हैं। चूँकि यदि विमान कम ऊंचाई पर उड़ रहा हो, जैसा कि इस केस में हुआ है, तो सोनिक बूम से क्या होते हैं, भूकंप आने और कांच के टूटने के समान झटके लग सकते हैं। मतलब ये जिनसे जगह तो बिल्डिंग हिल सकती है और जो कांच, खिड़की के कांच वगैरह होंगे वो टूट भी सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की, या इंटरनेशनल टी डे। यह मनाया गया है 21 मई को। यह महत्वपूर्ण इसलिए हो गया कि पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस या इंटरनेशनल टी डे मनाया गया है 2020 में। क्योंकि पहली बार मनाया गया तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 21 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्व के बारे में लोगों के मध्य जागरूकता बढ़ाना है। अब यदि इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि की बात करें तो वर्ष 2015 में भारत ने मिलान, इटली के शहर मिलान में खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर सरकारी समूह की बैठक में 21 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। तो यह भी ध्यान रखिएगा, यह प्रस्ताव जो है भारत सरकार के द्वारा या भारत द्वारा रखा गया था, जिसे अप्रूव किया गया। परिणाम था 15 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया। तो इस बार पहली बार जो है 2020 में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। और यदि चाय की बात करें तो वर्तमान में विश्व के 35 से अधिक देशों में चाय का उत्पादन होता है। अब थोड़ा सा भारत और चाय के संबंध में बात कर लेते हैं। तो भारत जो है यह दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन जो है भारत में ही होता है। और इसके अलावा भारत जो है दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जो ग्लोबल प्रोडक्शन है उसका 14% जो है अकेले भारत के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। तो दूसरे नंबर पर भारत, तो पहले नंबर पे कौन, तो पहले नंबर पे चाइना है। तथा इसके अलावा यह तो उत्पादन में हो गया, तथा यह भारत जो है दुनिया में चाय का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है, जो निर्यात करने में चौथे नंबर पर है। तो इसके यहाँ प्रश्न उठता है कि इससे पहले वाले कौन हैं। तो नंबर 1 पे श्रीलंका, सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में यदि चाय का निर्यात कोई करता है तो श्रीलंका है, उसके बाद केन्या है, फिर चीन है और चौथे नंबर पे भारत है। अब थोड़ा सा जब चाय की बात ही कर रहे हैं तो हम लोग चाय की खेती के लिए जो अनुकूल स्थितियाँ हैं उनको भी देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले जलवायु देखें, कौन सी जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है। तो चाय जो है यह एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है, क्योंकि इससे प्रश्न कई बार पूछा गया है तो इसलिए ये पता होना चाहिए। तथा यह जो चाय है यह गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से वृद्धि करती है। तो इसके लिए जो जलवायु चाहिए वो गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। यदि तापमान की बात करें तो इसके लिए जो आदर्श तापमान होता है वो 20 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और यदि वर्षा की बात करें तो वर्ष भर 150 से 300 सेंटीमीटर औसत वर्षा की इसको आवश्यकता होती है। तथा मृदा की बात करें तो मृदा जो है इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है वो छिद्रयुक्त अम्लीय मृदा, जिसमें कि कैल्शियम ना हो। मतलब कैल्शियम के बिना वाली जो छिद्रयुक्त अम्लीय मृदा होती है वह सबसे उपयुक्त होती है। छिद्रयुक्त होने से क्या होता है कि जो जल होता है वो आसानी से प्रवेश कर सकता है। तथा यदि इसको क्षेत्र देखें कि भारत में कहाँ कहाँ पर इसका, किन क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है, तो असम,
दार्जिलिंग आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो असम, दार्जिलिंग दक्षिण भारत की नीलगिरी की पहाड़ियों और हिमालय की तलहटी के साथ जो है तराई भागों में चाय की खेती और रोपण का कार्य किया जाता है। इसके अलावा हम लोग टी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें, जो कि चाय के प्रोडक्शन या चाय के संबंध में जो है एक तरीके से रेगुलेटिंग बॉडी का कार्य करता है। तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है यह वाणिज्य मंत्रालय के अधीन क्या है, एक सांविधिक निकाय है। तो याद रखिएगा, टी बोर्ड जो है एक सांविधिक निकाय है। और सांविधिक निकाय मतलब किसी अधिनियम के माध्यम से इसको स्थापित किया गया होगा। किस अधिनियम के माध्यम से? चाय अधिनियम 1953 के माध्यम से इसको स्थापित किया गया। कब? 1 अप्रैल 1954 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। यह प्रश्न पीसीएस में पूछा जा चुका है कि कई बार मिलाने के लिए आता है कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ। तो याद रखिए कि टी बोर्ड का हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। अब यहीं पर चूंकि खाद्य और कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात आई थी, तो इसकी भी स्थापना देख लीजिए। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, 1954 में हुई थी। और ये जो टी बोर्ड है इसकी भी स्थापना 1954 में हुई थी। दोनों की स्थापना एक ही सन में हुई है। और ये जो खाद्य और कृषि संगठन है यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इटली के रोम में है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि वर्ष 2019 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में किए गए एक सर्वेक्षण में जो रिजर्व का जो 1727 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इसके कोर एवं बफर क्षेत्रों में 115 बाघों तथा 151 तेंदुओं की उपस्थिति दर्ज की गई। मतलब ये काउंटिंग की गई। और इनकी से जो संख्या का अनुमान है उसके लिए मार्क रिकैप्चर और कैमरा ट्रैप, इन दोनों तरीकों का उपयोग किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के बारे में। तो इसमें तडोबा वन्यजीव अभयारण्य अलग था और अधेरी वन्यजीव अभयारण्य अलग है। तो सबसे पहले जो तडोबा वन्यजीव अभयारण्य था इसको वर्ष 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। फिर बाद में अधारी वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। तथा इसके अलावा यह जो तडोबा अंधेरी है यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तथा तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है यह महाराष्ट्र राज्य में दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में जो है, पहला नहीं दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1994-95 में स्थापित किया गया। मतलब 1994-95 के रूप में से टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाता है। और यह महाराष्ट्र का दूसरा टाइगर रिजर्व था। जो प्रोजेक्ट टाइगर है यह कब प्रारंभ किया गया, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा 1973। यह जो सन है बहुत कंफ्यूज करता है। तो 1973 में। अब यहाँ पर हमने कहा कि तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, यह दूसरा है महाराष्ट्र का। तो पहला कौन था? तो महाराष्ट्र का जो पहला टाइगर रिजर्व था वो मेलघाट टाइगर रिजर्व था, या मालघाट या मेलघाट दोनों कह सकते हैं। यह 1973-74 में जब प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व चालू होता है तभी इसको शामिल किया गया था। अब इस क्षेत्र में जो तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, यहाँ की ये जो वनस्पतियों की बात करें कि किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से सागौन, एन, बीजा, धौड़ा, हल्दू, सलई, शेमल और तेंदू आदि शामिल हैं वनस्पतियों में। तथा यहाँ उगने वाले एनोगेवियस लैटोफोलिया ये जो पौधे होते हैं ये अग्नि प्रतिरोधी पौधे की प्रजाति है जो यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर प्लास, जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटा मोनोसपर्मा है, ये इसके भी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। और इनको क्या कहा जाता है? जंगल की आग कहा जाता है। प्लास को क्या कहा जाता है? जंगल की आग भी कहते हैं। अब यहाँ पर पाए जाने वाले जो प्रमुख जीव जंतु उनके नामों को एक बार देखें तो यहाँ पर भारतीय तेंदुए, स्लॉथ बियर, गौर, नीलगाय, ढोले, धारीदार हाइना, भारतीय लघुकीच, जंगली बिल्ली, सांभर, चित्तीदार हिरण, जंगली कुत्ते इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा महाराष्ट्र के जो अन्य टाइगर रिजर्व हैं उनके नामों को भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मालघाट टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नौगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं पाम ऑयल के आयात के संबंध में कि हुआ क्या है कि कुछ समय पहले भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगाया था। तो अब क्या किया गया है कि वो जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो मलेशिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, मतलब अब हट गए हैं, जो पहले प्रधानमंत्री थे महाथिर मोहम्मद,
इन्होंने जब ये प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कश्मीर के मुद्दे पर भारत की आलोचना की थी, अभी से 4 महीना पहले। तो इन्होंने आलोचना की थी कश्मीर के मुद्दे पर। तो प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने क्या किया था कि मलेशिया से पाम ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ पर ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन, जो पाम ऑयल का जो मलेशिया कह सकते हैं जो निर्यात करता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता था वो भारत को करता था। तो एक प्रकार से यदि भारत ने उनके प्रतिबंध लगा दिया तो इससे उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ, क्योंकि पाम ऑयल से जो इनकम होती है वो उनकी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो अब क्या हुआ कि 4 महीने तक यह प्रतिबंध रहा। अब क्या हुआ कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री वो चेंज हो गए। अब वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहिउद्दीन यासीन। अब चूंकि थोड़ी परिस्थितियाँ जो बदल गई हैं, इस वजह से भारत ने प्रतिबंध को हटा लिया है। अब थोड़ी सी कुछ अन्य चीज़ों को देख लें तो भारत जो है यह विश्व का सबसे बड़ा खाद्य तेल अर्थात एडिबल जो ऑयल होता है उसका आयातक है, सबसे बड़ा आयातक है। और यदि पाम ऑयल के बारे में बात करें तो भारत की जो प्रतिवर्ष जो डिमांड है पाम ऑयल की, यह 9 मिलियन टन है, क्योंकि कुल जो खाद्य तेल का जो आयात भारत करता है उसका 2/3 अकेले जो है वो पाम ऑयल है। तथा 2019 में भारत ने मलेशिया से 4.4 मिलियन टन जो पाम ऑयल आयात किया था, और जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आयात किया था वह इंडोनेशिया से किया था। ये जो मलेशिया और इंडोनेशिया हैं, ये इनकी जो वैश्विक पाम ऑयल की जो सप्लाई है उसमें जो इनकी हिस्सेदारी है वो अकेले 85% है। मतलब टोटल सप्लाई में 85% की हिस्सेदारी है जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया की है। तथा यह भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं केवल यहीं पर सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, अन्य देशों में जैसे कि 42 देशों में जो है ये पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है। तथा ये जो पाम ऑयल होते हैं इससे 2 प्रकार के ऑयल उत्पादित होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है क्रूड पाम ऑयल और दूसरा है पाम कर्नेल ऑयल। तो ये 2 प्रकार के ऑयल होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हेलीकॉप्टर मनी की बात करने से पहले यहाँ पर हम लोग मैप में मलेशिया को देख लेते हैं, चूँकि यह मैप के प्रदेश से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चर्चा में रहा है तो मैप में भी इसको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग मलेशिया को देख लेते हैं। मलेशिया ये है आपका, ये जो पिंक वाला इलाका है मलेशिया है। तो मलेशिया की जो राजधानी है ये कुआलालंपुर है, मलेशिया की राजधानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ये राजधानी है। तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देश है जो 2 भागों में बटा हुआ है। जैसा कि आप लोग मानचित्र में देख ही रहे होंगे कि ये 2 भागों में बटा हुआ है, जिसका एक भाग जो है वो मलय प्रायद्वीप एशिया का मुख्य भूभाग से जुड़ा है। तो दूसरा भाग जो इसको सरावक कहते हैं, ये सरावक वाला जो क्षेत्र है, यह जो बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप, ये पूरा जो द्वीप का नाम है ये बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके बारे में अन्य चीज़ें बात करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो बोर्नियो द्वीप है इस पे 3 देशों का मतलब अधिकार है। एक तो ये मलेशिया हो गया, ये जो सबसे बड़ा वाला इलाका है ये इंडोनेशिया के हैं, और यहीं पर एक देश है ब्रुनोई, छोटा सा देश है ब्रुनोई। तो इन 3 देशों का इस पर मतलब कह सकते हैं अधिकार है। और यहीं पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हिंद, यदि पूछा जाए कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आइलैंड कौन सा है, तो वो कौन सा है? मेडागास्कर है। मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, तथा यदि विश्व में बात करेंगे तो चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। और दूसरे नंबर का यदि हिंद महासागर में बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे आपका ये जो बोर्नियो आइलैंड है यह सबसे बड़ा, मतलब पहले नंबर मेडागास्कर हिंद महासागर में, दूसरे नंबर पे बोर्नियो आइलैंड है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके संबंध में कुछ अन्य बातें देखें तो ये जो देश है, जो मलेशिया है, इस देश के आधे से अधिक भूभाग पर रबड़ की खेती की जाती है, अतः इसे क्या कहा जाता है? रबड़ स्टेट भी कहा जाता है। और इस देश का जो मलय प्रायद्वीप है, ये जो मलय प्रायद्वीप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मलय प्रायद्वीप जो है ये मलक्का जल संधि द्वारा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका मलक्का जल संधि या मलक्का जल डमरू है, इसके द्वारा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग होता है। तो ये सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप पर किसका अधिकार है? इंडोनेशिया का। तो ये जो मलक्का जल संधि है यह आपका मलेशिया के मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा जो द्वीप है इसको अलग करने का कार्य करता है। अब इन कौन सी जो 2 सागर हैं जिनको ये जोड़ती है, ये जो जल संधि है, तो इधर आपका जावा सी है और इधर आप देखेंगे तो इधर आपका कौन सी सी है?
यहाँ पर आपका अंडमान सी है। कौन सा है? यहाँ पर देखेंगे तो ये अंडमान सी यहाँ पर है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा यहाँ इसके बारे में। अब इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ें देखें तो जो मलेशिया है, ये आपका जो मलेशिया है, यह विश्व का तीसरा सर्वाधिक टीन का उत्पादन करने वाला देश है। और इसी देश में मलय प्रायद्वीप के इपोह क्षेत्र, ये आपका देखिए ये इपोह क्षेत्र है, तो इपोह क्षेत्र में स्थित किंटा घाटी, कौन सी घाटी? किंटा घाटी में विश्व की सबसे बड़ी टीन की खान जो है गोपेन, जिसका नाम क्या है? गोपेन, ये यहाँ पर स्थित है। तो इतनी जानकारी जो है आप मलेशिया के बारे में रखिएगा। अब आगे चलते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर मनी के बारे में। तो हेलीकॉप्टर मनी यह क्या है और चर्चा में क्यों आया? तो हाल ही में कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है या गति देने के लिए हेलीकॉप्टर मनी जैसी अवधारणा चर्चा के केंद्र बिंदु में रही। अब ये चर्चा में आई कहाँ से, प्रारंभ किसने किया इस चर्चा को? तो जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा को लागू करने के लिए आरबीआई से अनुरोध किया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर मनी की, यह है क्या आखिर में। तो हेलीकॉप्टर मनी जो है यह एक अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उद्देश्य किसी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को फिर से गति देना। जैसे कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी की वजह से क्या है कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था भी शामिल है। तो इस अर्थव्यवस्था को दोबारा से बूस्ट करने के लिए यह एक प्रकार की अपरंपरागत मौद्रिक नीति है। इसमें किया क्या जाता है? तो इसमें एक बड़ी धनराशि का मुद्रण किया जाता है। इसमें जो केंद्रीय बैंक होता है, जैसे भारत के संदर्भ में जो आरबीआई है, वह एक बड़ी मात्रा में मुद्रा को छापता है, पैसे को छापता है और उसके बाद उसको क्या करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दे देता है। और जब ये देता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर कोई लायबिलिटी नहीं होती, मतलब कर्ज के रूप में नहीं देता, दे देता है और उसको केंद्र सरकार या राज्य सरकार को, आरबीआई को वापस नहीं करना होता है। अब उस पैसे को जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, वो अपने हिसाब से जनता के मध्य में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। किसी भी अपने नियम कितना कितना देना उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो अब होगा क्या कि जब लोगों के हाथ में पैसा होगा, क्योंकि अभी क्या है, लोगों के पास काम धाम नहीं है तो पैसा नहीं है, तो जब लोगों के पास पैसा होगा तो वो मार्केट जाएंगे तो चीज़ें खरीदेंगे, मतलब कि डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड होगी तो उसका प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब डिमांड होगी तभी तो वस्तुओं की प्रोडक्शन होगी। तो यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन होगा, तो इससे क्या होगी, जो इकोनॉमी होगी वो आपकी बूस्ट करेगी। तो यही है आपका जो हेलीकॉप्टर मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी हिसाब से काम करता है। तो इससे क्या होगा कि परिणामतः आपकी अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ जाएगी। तथा ये जो हेलीकॉप्टर मनी की जो अवधारणा है, इसको अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा यह अवधारणा दी गई थी। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में चर्चा में रही हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखिएगा मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दी गई थी। और यह मूल रूप से एक हेलीकॉप्टर द्वारा आसमान से पैसा गिराने को दर्शाता है। तो इसमें हेलीकॉप्टर की भूमिका जो है आरबीआई अदा करते हैं कि आरबीआई पैसे छापेगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तथा मिल्टन फ्रीडमैन ने इस शब्द जो हेलीकॉप्टर मनी है, इसका इस्तेमाल एक संघर्षरत, मतलब जो एक तरीके से तनाव में अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था को पुनः ट्रैक पर लाने के लिए अप्रत्याशित रूप से धन की डंपिंग करने के लिए किया गया था। कि मतलब आप पैसा छापिए और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करिए जिससे कि डिमांड क्रिएट की जा सके। तथा इस तरह की नीति के तहत केंद्रीय बैंक जो है वो सरकार के माध्यम से धन की आपूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और मांग एवं मुद्रास्फीति को बढ़ाने के उद्देश्य से जनसंख्या में नई नकदी जो है ये जो धनराशि उसको वितरित किया जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं कायर जियो टेक्सटाइल के बारे में। तो है क्या? तो हुआ यह, कॉन्टेक्स्ट यह है कि भारत सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में कायर जियो टेक्सटाइल का उपयोग किया जाएगा। अब इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कायर क्या होता है, कॉयर क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो आपने नारियल देखा होगा, तो नारियल का जो जूट होता है, मतलब ऊपर जो जटाएँ टाइप की होती हैं, उस जटा का कई चीज़ें जैसे कि रस्सी बनाई जाती है, उसके मैट वगैरह बनाए जाते हैं और यहाँ तक कि उसके टेक्सटाइल या कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो जो जटाएँ होती हैं नारियल की, उसे ही जटाओं को क्वायर कहते हैं और उससे जो कपड़े बनाए जाते हैं उसे क्वायर जियो टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता है या जियो टेक्सटाइल कहा जाता है। इसके अलावा ये जो क्वायर होता है इसका बहुत सारा उपयोग है। कई जगह पे पानी के बहाव को रोकने के लिए भी, एक तरीके से बांध मतलब बंधक बनाने के लिए भी
या बांध बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर यह इसका एक नया प्रयोग करने की बात हो रही है कि ये जो कायर जियो टेक्सटाइल है इसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा कायर जियो टेक्सटाइल ये जो कपड़ा है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह एक प्रकार के पारगम्य कपड़े होते हैं। पारगम मतलब छिद्रयुक्त, मतलब जिससे कोई चीज़ आर पार हो सके। तो एक प्रकार के पारगम्य कपड़े हैं जो प्राकृतिक रूप से मजबूत, अत्यधिक टिकाऊ, टूट फूट मोड़ एवं नमी प्रतिरोधी होते हैं और किसी भी सूक्ष्म जीवी अर्थात माइक्रोबियल हमले से मुक्त होते हैं। यहाँ युक्त लिखा है, ये मुक्त होगा, मुक्त होते हैं। तो अभी हुआ क्या कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो तीसरा चरण है इसके तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ये जो कायर जियो टेक्सटाइल इसका उपयोग किया जाएगा। तो इसके लिए जो नीति बनाई गई इसमें कहा गया कि सड़क निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो नई प्रौद्योगिकी आधारित दिशा निर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण प्रस्तावों के प्रत्येक बैच की सड़कों की कुल लंबाई, प्रत्येक बैच मतलब जितनी बार भी ये बताया जाएगा कि अब इतनी किलोमीटर की सड़क निर्मित करना है, तो प्रत्येक बैच की सड़कों की कुल लंबाई के 15% में नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्माण किया जाना है। इसको एक उदाहरण से समझे। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि 100 किलोमीटर की रोड बननी है, आवंटित है कि 100 किलोमीटर की ग्राम सड़क योजना के तहत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड बननी है। तो ये जो नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके इसका 15% अर्थात 15 किलोमीटर की जो रोड है वो नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल करके बनाई जाएगी। तथा इसमें भी जो 15 किलोमीटर है इसमें जो 15% जो रोड बनेगी इसमें से 5% जो सड़कों का निर्माण है वो इंडियन रोड कांग्रेस अर्थात IRC द्वारा मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जाना है। मतलब ये 100 किलोमीटर के हिसाब से देखें तो जो 15 किलोमीटर रोड है इसका 15 का जो 5% होगा उसको ये जो इंडियन रोड्स कांग्रेस द्वारा जो मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकी होंगे उसका उपयोग करके बनाया जाएगा। तो अब हुआ क्या है कि IRC अर्थात इंडियन रोड कांग्रेस ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कायर जियो टेक्सटाइल को मान्यता दी है। अब क्या होगा कि जो 15% जो नई प्रौद्योगिकी से बनना है उसका 5% जो है वो कायर जियो टेक्सटाइल के द्वारा बनाई जाएगी। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में। यह इंडियन रोड्स कांग्रेस है क्या? तो यह देश में राजमार्ग इंजीनियरों की एक सर्वोच्च संस्था है और इसकी स्थापना दिसंबर 1934 में, कब? दिसंबर 1934 में अर्थात आज़ादी के पहले की गई थी। और कैसे की गई थी? तो भारतीय सड़क विकास समिति की सिफारिशों पर इसकी स्थापना हुई थी। ये जो भारतीय सड़क विकास समिति है जिसे भारत सरकार द्वारा स्थापित जयकर समिति के रूप में भी जाना जाता है। तो दोनों चीज़ कहते हैं, भारतीय सड़क विकास समिति या जयकर समिति। और इसका जो उद्देश्य है वो भारत में सड़क विकास को बढ़ावा देना है। तथा इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों की बात करें तो भारत सरकार ने वर्तमान दशक को अर्थात 2011-20 को समावेशी विकास के लिए नवाचार दशक के रूप में घोषित किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस दशक को अर्थात 2011-20 को सड़क सुरक्षा की कार्रवाई के दशक के रूप में, या इंग्लिश में कहें तो डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2011-2020 घोषित किया है। और यहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसको प्रारंभ कब किया गया था? तो दिसंबर 2000 में प्रारंभ किया गया था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई सारी योजनाओं को क्रम लगाने के लिए भी परीक्षा में पूछ लेता है, तो इसलिए हमें सन पता होना चाहिए कि कब इसको प्रारंभ किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनको हमने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।